नमस्कार साथियों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का 23rd नंबर का ये पार्ट है। और तो इस 23rd नंबर के पार्ट धीरे धीरे ये पार्ट जो मतलब चैप्टर जो है वह मतलब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाला है, यानी कि समाप्ति की ओर है। क्या बहुत बड़ा चैप्टर था। और आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्रत्येक चैप्टर या जिस चैप्टर की मैंने मतलब आप लोगों तक अपने लेक्चर पहुंचाए हैं, मैंने बाकायदा क्रमबद्ध तरीके से मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक वीडियो को पहुंचाने का प्रयत्न किया है आप लोगों के सामने। तो उसी तौर पर मतलब मैं आज आपके पार्ट नंबर 23 लेकर आया हूं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़े जाएंगे। तो देखें कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु किससे रिलेटेड है। महत्वपूर्ण बिंदु यानी सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। वैसे मेरे द्वारा आपको जो जो टॉपिक कराए गए उन टॉपिक में मुख्य रूप से वहां बताया गया है, लेकिन छात्र की प्रवृत्ति होती है, नेचर होता है कि एक जगह ये संग्रहित कर दिए जाएं। क्योंकि ये इन क्वेश्चंस में से निश्चित है कि हर स्टेट में 12th लेवल पर पूछे जाते हैं और किसी प्रकार का कोई मेडिकल एग्जाम होता है उनमें भी निश्चित तौर पर ये क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे एक एक बिंदु को अपन देखते चलते हैं। सबसे पहले ऑटोगेमी क्या होता है। क्या तो इस ऑटोगेमी को एक तो ये अपन स्वपरागण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्वपरागण के नाम से भी जाना जा सकता है। तो इसमें क्या बताते हैं, कोई पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा निषेचित हो जाए। कोई पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा निषेचित हो जाए। तो लिख दें कोई पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा निषेचित हो जाए तब उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑटोगेमी के नाम से जाना जाता। तो आप समझ चुके होंगे, कोई पुष्प अपने ही पराग कणों द्वारा निषेचित हो जाए, यानी कि ये सीधे सीधे क्या कह दिया गया, सीधे सीधे इसको स्वपरागण के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? स्वपरागण। दूसरा पॉइंट एलोगेमी। इसमें मैं आप शॉर्ट में लिखे देता हूं, इसे पर परागण भी कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया, यानी कि मतलब जब परागण एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तब उस क्रिया को एलोगेमी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वपरागण कहा जाता है। अगला आता है एंथोलॉजी, यानी कि लॉजी शब्द आ गया। अब आप समझ चुके होंगे कि एंथोलॉजी का मतलब है फूलों के अध्ययन की शाखा को एंथोलॉजी कहा जाता है। की शाखा को एंथोलॉजी कहा जाता है, यानी कि एंथोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर। यानी कि अपन इसमें फ्लावर का अध्ययन करते हैं। काय का अध्ययन करते हैं? फ्लावर का अध्ययन करते हैं। फिर आता है डायकोगेमी, यानी भिन्न काल पक्वता। तो ये क्या होता है भाई? भिन्न काल पक्वता किसे कहा जाता है? यानी कि सीधे सीधे कह दिया जाए एंथर और स्टिग्मा जब अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं। एंथर और स्टिग्मा जब अलग अलग समय पर मैच्योर होते हैं तब इसको कहा जाता है भिन्न काल पक्वता। पराग कोश
और वर्तिकाग्र का अलग अलग टाइम पर मैच्योर होना, परिपक्व होना, तो लिख दिया जाए पराग कोश व वर्तिकाग्र का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। परिपक्व होना क्या कहलाता है? भिन्न काल पक्वता या डायकोगेमी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है 5वें नंबर पर, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं, ध्यान से सुनते चलना बेटा। डिक्लिनी क्या कहा जाता है? डिक्लिनी में क्या होता है? पौधों में नर या मादा पुष्पों का पाए जाना। पौधों में नर या मादा पुष्पों का पाए जाना। पौधों में नर या मादा पुष्पों का पाया जाना डिक्लिनी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? पौधों में नर या मादा पुष्पों का पाया जाना डिक्लिनी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है अगले नंबर पे कौन सा पॉइंट? हर को गेमी क्या कहलाता है? हरकोगेमी कहलाता है। तो हरकोगेमी का मतलब है बंधन युति कहा जाता है इसको हिंदी में, बंधन युति। तो क्या होता है बंधन युति का मतलब? जब पराग कोश व वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक रुकावटें उत्पन्न हो जाएं। पराग कोश और वर्तिकाग्र के मध्य बीच में प्राकृतिक रुकावटें, अपने आप मानव द्वारा नहीं, प्राकृतिक रुकावटें उत्पन्न हो जाएं। क्या हो जाए? प्राकृतिक रुकावटें उत्पन्न हो जाएं, तो उसके कारण स्वपरागण की क्रिया अवरुद्ध हो जाए। ऐसी स्थिति जिसमें स्वपरागण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, लेकिन किन कारणों से? प्राकृतिक रुकावटों के कारण से उत्पन्न हो जाती है, तब उस क्रिया को हरकोगेमी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? हरकोगेमी के नाम से जाना जाता है। तो ये फिर आता है हेटेरो स्टाइली। तो हेटेरो स्टाइली का मतलब क्या होता है? इसको कह सकती है विषम। क्या कह सकते हैं? हेटेरो का मतलब क्या होता है? विषम होता है। और स्टाइल का मतलब क्या होता है? वर्तिका, यानी विषम वर्तिका। यानी कि क्या कह सकते हैं? विषम वर्तिका मतलब भिन्न लंबाई वाली वर्तिका का पाया जाना। क्या? भिन्न लंबाई वाली वर्तिका व पुंकेसर का पाया जाना क्या कहलाता है? हेटेरो स्टाइली। यानी कि सीधे सीधे लिख दें, भिन्न लंबाई वाली वर्तिका तथा पुंकेसर का पाया जाना। क्या? भिन्न लंबाई वाली वर्तिका व पुंकेसर का पाया जाना क्या कहलाता है? हेटेरो स्टाइली के नाम से जाना जाता है। तो ये अब अगला लिखते चलना बेटा, डॉट पेन रजिस्टर निकाल के। ये तो मतलब बड़ा वो है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 7 नंबर। फिर 8 नंबर पर आता है क्या आता है? मिरमेको कोरी। तो मिरमेको कोरी, यदि आपको शब्द समझ में आ गया हो कोरी, तो आपको प्रकीर्णन के समय, प्रकीर्णन जब पढ़ाया था तो उस समय आपके ये शब्द आए थे। इसमें क्या बताया जाता है? जब चींटी के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है, चींटी के द्वारा जब बीजों का प्रकीर्णन होता है, चींटी के द्वारा जब बीजों का प्रकीर्णन
होता है तब उस स्थिति को मिरमेकोकोरी के नाम से जाना जाता है। पीली कटेरी एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर क्या दे सकते हैं? पीली कटेरी में, किसमें? पीली कटेरी में मुख्य रूप से बीज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं वह किसके माध्यम से पहुंचते हैं? चींटी के माध्यम से पहुंचते हैं। किसके माध्यम से पहुंचते हैं? चींटी के माध्यम से पहुंचते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है? मिरमेकोकोरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिरमेकोकोरी के नाम से जाना जाता है। अब मेटाजीनिया क्या आता है? मेटाजीनिया। तो देखिए मेटाजीनिया बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, समझ में आ गया कि नहीं? जब परागकण बीज आवरण या भ्रूण के बाहरी भाग को प्रभावित करते हैं, जब, लिख दो, जब परागकण बीजावरण तथा भ्रूण को बाहरी रूप से प्रभावित करते हों। क्या? जब जो परागकण है बीजावरण तथा भ्रूण के बाहरी भाग को, बाहरी रूप से यहां तात्पर्य है भाग, क्या रूप से क्या तात्पर्य? भाग को प्रभावित करते हैं, तब उस क्रिया को क्या कहा जाता है? तब उसको क्या कहते हैं? मेटाजीनिया के नाम से जाना जाता है। तो फिर आता है जीनिया। जीनिया में क्या होता जाता है? भ्रूणपोष। क्या? भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म पर पराग कणों का प्रभाव, पराग कणों का प्रभाव पड़ना क्या कहलाता है? जीनिया कहलाता है। भ्रूणपोष पर पराग कणों का प्रभाव जीनिया कहलाता है। भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म पर पराग कणों का प्रभाव जीनिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जीनिया के अंतर्गत आता है। अब अगला, तो अब अगला 11वें नंबर का देखते हैं, प्रगुणता। 11वें नंबर का क्या देखें? महत्वपूर्ण बिंदु। बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु तो बहुत बनते, लेकिन मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रगुणता या प्रीपोटेंसी। प्रगुणता या प्रीपोटेंसी। तो देखिए जब दूसरे पौधे के पुष्प पर परागकण गिरते हैं, प्रकृति में देखिए कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जब दूसरे पौधों के पुष्प पर परागकण गिरते हैं तो वह शीघ्र अंकुरित होने लगते हैं, लेकिन जब उन पर स्वयं के परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनमें मुख्य रूप से अंकुरण बहुत धीमी गति से लेट होता है, उनमें अंकुरण में देरी होती है। ध्यान से सुन लें, जब परागकण दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो मुख्य रूप से परागण की तो अंकुरण की क्रिया बहुत तेजी से होती है। क्या? अंकुरण की क्रिया मुख्य रूप से तेजी से होती है, लेकिन स्वयं के पुष्प के परागकण गिरते हैं तो मुख्य रूप से अंकुरण की क्रिया बहुत देर से होती है, बहुत देर से होती है। तो यह संभावना रहती है कि स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण की संभावना अधिक हो। तो संभावना कौन सी अधिक बनती है? स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण की संभावना अधिक बनती है। तो ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए, जब परागकण दूसरे पौधे के पुष्प पर गिरते हैं तो उस दौरान
उस दौरान मुख्य रूप से अंकुरण तेजी से होता है, लेकिन जब परागकण अपने पौधे के स्वयं के पुष्प या उसी पुष्प पर गिरते हैं तो मुख्य रूप से अंकुरण लेट होता है, अंकुरण में देरी होती है। तो इससे क्या तात्पर्य हुआ, यानी स्वपरागण की जो संभावना है वो पर परागण की अपेक्षा कम है। स्वपरागण की संभावना जो है वह पर परागण की अपेक्षा कम होती है, यानी कि पर परागण की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, प्रगुणता या प्रीपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। प्रगुणता या प्रीपोटेंसी के नाम से जाना जाता है। अगला आता है स्वबंध्यता, स्टेरिलिटी। देखिए, जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जब परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, स्वपरागण की क्रिया है। कौन सी क्रिया चल रही है, ये स्वपरागण। जब पुष्प उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उस दौरान मुख्य रूप से अंकुरण की क्रिया नहीं होती है। उस दौरान उनमें अंकुरण नहीं होता है और वह परागकण धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। वह परागकण क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। फलतः निषेचन की क्रिया उनमें नहीं होती है। इसी गुण को स्वबंध्यता या सेल्फ स्टेरिलिटी, पूरा शब्द आपको लिखना है तो यहां क्या लिख सकते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से सुनना, बहुत अच्छा कुछ वो है। जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, जब परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनमें अंकुरण की क्रिया नहीं होती है और धीरे धीरे ये परागकण नष्ट हो जाते हैं। इसी गुण को स्वबंध्यता या स्टेरिलिटी के नाम से जाना जाता है। इसी गुण को स्वबंध्यता या स्टेरिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये बेटा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो अब जैसे और भी ले लें, स्पर्मोलॉजी। तो बेटा स्पर्मोलॉजी क्या होता है, पौधों के बीजों के अध्ययन की शाखा को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। पौधों के बीजों के अध्ययन की शाखा को स्पर्मोलॉजी कहा जाता है। पौधों के बीजों के अध्ययन की शाखा को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। तो क्या बता सकते हो इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में, स्पर्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स सीड। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट सीड। तो मैं शॉर्ट में लिखे देता हूं, इट डील्स with the study of plant seed। तो स्पर्मोलॉजी का मतलब सीधे सीधे हो गया, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट सीड, यानी इसके साथ आप काय का अध्ययन करते हैं, प्लांट सीड का अध्ययन करते हैं। काय का अध्ययन करते हैं, प्लांट सीड का अध्ययन करते हैं। फिर इसके बाद 40 नंबर में आप बता सकते हैं विविपेरी। तो बेटा देखिए विविपेरी क्या होता है,
विविपेरियम बताया जाता है कि पौधों, जनक शब्द उपयोग जरूर करना है इसमें, जनक पौधों पर लगे फलों के अंदर जब बीज अंकुरित होने लगते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट है, विविपेरी जनक पौधों पर लगे फलों के अंदर जब बीज अंकुरित होने लगते हैं, यानी कि फल जनक पौधे पर लगा हुआ है, यानी पेरेंटल प्लांट्स पर लगा हुआ है, और उसी दौरान फ्रूट्स के अंदर जो सीड पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर जो सीड पाए जाते हैं, वह सीड जर्मिनेट होने लगे, वह सीड जर्मिनेट होने लगे, तो उसी को विविपेरी के नाम से जाना जाता है, उसी को विविपेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं 14th। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं और बताता हूं, देखिए कौन कौन से। और यदि कोई आपसे पूछता है 50 नंबर का कि सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है, सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है, रेफ्लिसिया का। सबसे बड़ा पुष्प किसका होता है बेटा, रेफ्लिसिया का सबसे बड़ा पुष्प होता है। तो ये ध्यान से सुन लीजिए, रेफ्लिसिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। और यदि कोई पूछता है कि सबसे छोटा पुष्प, सबसे लिखा हुआ है बेटा, सबसे छोटा पुष्प किसका होता है, तो क्या बता सकते हैं, वॉल्फिया का। वॉल्फिया का सबसे छोटा पुष्प होता है। तो आपके पास दो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया और सबसे छोटा पुष्प वॉल्फिया का होता है। अब कोई पूछता है कि और भी पॉइंट, सबसे बड़ा फल और बीज किसका होता है, सबसे बड़ा फल एवं बीज किसका होता है, लोडोइसी का। किसका होता है, सबसे बड़ा फल व बीज किसका होता है, लोडोइसी का। लोडोइसी का सबसे बड़ा फल एवं बीज होता है। फिर आप बता सकते हैं कि सबसे बड़ा परागकण, सबसे बड़ा परागकण किसका होता है, तो आप क्या बता सकते हैं, मिराबिलस। सबसे बड़ा परागकण किसका होता है, तो क्या बता सकते हैं, मिराबिलस का होता है, जिसका लगभग 250 म्यूएम व्यास होता है, डायमीटर। क्या 250 म्यूएम व्यास का सबसे बड़ा परागकण मिराबिलस का होता है। और फिर बता सकते हैं सबसे छोटा जो होता है, सबसे छोटा परागकण 19 नंबर का सबसे छोटा परागकण होता है मायोसेटिस। मायोसेटिस का सबसे छोटा परागकण होता है, जो 2.5 से कितना, 2.5 से 3.5 म्यूएम का होता है। 2.5 से 3.5 म्यूएम का होता है। तो बेटा ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको भी मैं डाल रहा हूं। तो देखिए, तो ये हुआ। फिर 20 नंबर पे आता है कि सबसे लंबा परागकण किसका होता है, सबसे लंबा परागकण
कण जोस्टेरा का, किसका होता है? जोस्टेरा का सबसे लंबा परागकण होता है, जोस्टेरा का सबसे लंबा परागकण होता है, जो 2500 2500 म्यूएम 2500 म्यूएम लंबा होता है। फिर बताते हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस की खोज, एपोमिक्सिस की खोज विंकलर, एपोमिक्सिस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। संयुग्मन या सिनगैमी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी, स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो विशेष तौर पर इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि आपके जहाँ जिस स्टेट में है, जहाँ जिस स्टेट में रह रहा है बच्चा, उस स्टेट का जो बोर्ड एग्जाम होता, उस बोर्ड एग्जाम में इन जो 22 मैंने महत्वपूर्ण बिंदु बताए, उनमें से फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड्स और आपके मैचिंग और एमसीक्यू में से निश्चित तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चंस अवश्य पूछा जाता है। और इसके साथ ही जो भी मेडिकल एग्जाम होते हैं, उन मेडिकल एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। तो ये बेटा आपका क्या है, इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए थे। यदि बेटा आप लोग मतलब विशेष तौर पर एक ध्यान जरूर रखें कि सब्सक्राइब जरूर किया करें, सब्सक्राइब बहुत आवश्यक है मुझे मोटिवेशन के लिए एक बात से। और किसी को भी नोट्स की यदि आवश्यकता होती तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर अवश्य लिखें, तो मैं शीघ्र ही आपको कमेंट्स बॉक्स में जवाब देकर आपको नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा समय समय पर। वैसे आप मेरी मतलब जो भी चैप्टर होता है उस चैप्टर की फर्स्ट वीडियोज़ को आप देखेंगे, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाएँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स की लिंक आपको मिलेगी। मेरे द्वारा हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स की लिंक अपलोड की गई है। हाँ, त्रुटिवशपूर्ण कोई मतलब शब्द गलत रहता है उस मतलब ये मतलब मेरे द्वारा सेल्फ लिखित नोट्स नहीं है, मैंने बच्चों को नोट्स जो बनवाए उन्हीं नोट्सों के रजिस्टर को मैंने ले लिया क्या, और उन्हीं नोट्सों को मैंने अपलोड कर दिया बेटा। यदि त्रुटिवश कोई मात्रा में गलती रहती है या फिर कोई शब्द में गलती रहती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उसको सुधार कर दूंगा। वैसे मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में उनका सुधार अवश्य मिलता है, क्या अवश्य मिलेगा। तो उन नोट्सों की जो लिंक अपलोड की गई है उसको डाउनलोड करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।